हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। अभी तक हमने 1905 बंगाल के विभाजन से लेकर के 1919 रॉलेट एक्ट तक डिटेल में स्टडी किया है और हर एक टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है और साथ साथ वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाया है विद टाइमलाइन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये सारे वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1919 से लेकर 1930 तक के मेजर इवेंट्स को मैंने टाइमलाइन पे बना दिया है। इससे होगा ये कि आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू मिल जाएगा कि इस 10 सालों में क्या गतिविधियां चल रही थी। अभी तक 1919 के पहले तक महात्मा गांधी अपने 3 एक्सपेरिमेंट्स चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सक्सेसफुली कंप्लीट किए रहेंगे। जहाँ चंपारण में उन्होंने पहला सिविल डिसोबीडियंस, अहमदाबाद में उन्होंने पहला हंगर स्ट्राइक और खेड़ा में उन्होंने पहला नॉन कॉपरेशन का यूज़ किया था। ये तीनों जगह गांधी जी सक्सेस होते हैं। और जब 1919 में रॉलेट एक्ट आएगा, जिसे अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से जाना जाएगा, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, तो इसके खिलाफ वो एक सत्याग्रह का लॉन्च करेंगे। सत्याग्रह का लॉन्च डेट अप्रैल 6 को रखा जाएगा, लेकिन उस समय मिसकम्युनिकेशन की वजह से कई जगहों पर हड़ताल देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में 30 मार्च को यह हड़ताल देखने को मिलता है। और सत्याग्रह उस समय इंडियंस के लिए फैमिलियर वर्ड था, इसका कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता था, इसलिए बहुत जगह पे वॉयलेंट हो जाता है ये मूवमेंट। लोग पब्लिक बिल्डिंग्स को अटैक करते हैं और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं। उसी के एक सिलसिले में अप्रैल 10 तारीख को पंजाब में जनरल डायर को बुलाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ते सिचुएशन को देख के, और वहाँ पे वो 144 आईपीसी का यूज़ करके पब्लिक मीटिंग को बैन कर देते हैं। और अप्रैल 13 को हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियांवाला बाग नरसंहार या मैसेकर हमारे सामने आता है, जहाँ जनरल डायर के इस ऑर्डर की अवहेलना की जाती है और लोग अपना पर्व मनाने के लिए जलियांवाला बाग में असेंबल होते हैं। लेकिन जनरल डायर के द्वारा एक ब्रूटल किलिंग की जाती है, जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद 18 अप्रैल को गांधी जी अपना मूवमेंट वापस ले लेते हैं, रॉलेट सत्याग्रह विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम आज की वीडियो में अपने डिटेल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद किस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट होती है इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड। फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया जाएगा, उसके पीछे के कॉज क्या होंगे। उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर से 1922 से लेकर 1926 तक आपको पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलेगा। और मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया कि जब भी इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा तब वहाँ पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंक्रीज होगा। उसी क्रम में हम देखेंगे कि जब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ करेंगे तो स्वराजिस्ट ग्रुप का इवॉल्व होगा नवंबर में, और 1924 से लेकर 1926 तक इस स्वराजिस्ट को वीक किया जाएगा। फिर हम देखेंगे 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आते हैं और 1930 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं ऑन मास स्केल। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इवेंट्स को। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ रहती है और ये अलायंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करती है, लेकिन ब्रिटिशर्स के ग्रुप में इटली, फ्रांस जैसे कंट्री भी होंगे। और वर्ल्ड वॉर 1 में ये टीम हार जाती है। अगर टर्की की बात करें तो वहाँ पे जो इस उनके हेड होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और इस खलीफा को ऑल ओवर द मुस्लिम कम्युनिटी स्पिरिचुअल लीडर के जैसे ये ट्रीट किए जाते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में जब टर्की की हार हो जाती है तो ब्रिटिशर्स खलीफा को उनके पावर से हटा देते हैं। ब्रिटिशर्स का खलीफा के इस तरह के एटीट्यूड से, इस तरह के ट्रीटमेंट से सारे मुस्लिमों की सेंटिमेंट को हर्ट होता है और इससे वो काफ़ी सेटबैक फील करते हैं। फरवरी 1919 में इसका प्रभाव इंडिया में देखा जाता है, जहाँ की एक खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली को कहते हैं। इनके साथ यहाँ पे मौलाना आज़ाद, अजमल आज़ाद और हसरत मोहानी भी थे। जब ये मूवमेंट इंडिया में तूल पकड़ता है तो इसमें गांधी जी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है दिल्ली में इन नवंबर 1919, जहां महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है। अगले साल जून 1920 में गांधी जी सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन लॉन्च करना चाहते थे खिलाफत इशू पर, लेकिन कांग्रेस उनके साथ यूनाइटेड नहीं रहेगी। कांग्रेस की तरफ से मेन तिलक इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि वो कोई भी कम्युनल इशू पे फाइट नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी उन्हें कन्विंस करेंगे और पूरी कांग्रेस कम्युनिटी को कन्विंस कर लेंगे। और गांधी जी अपने तर्क में कहेंगे कि ये सही टाइम है मुस्लिम को सपोर्ट करने का, क्योंकि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट एंड इम्प्रूव द हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप। कांग्रेस इसलिए भी गांधी जी से कन्विंस हो जाती है क्योंकि वो अपने होप्स या अपने विश्वास को खो दी थी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल्स, स्पेशली आफ्टर पंजाब इंसिडेंट एंड हंटर कमीशन रिपोर्ट, जो कि एक पार्शियल रिपोर्ट था। जलियांवाला बाग के बाद हंटर कमीशन की सेटअप की गई थी। नेक्स्ट जो मेन रीज़न था कि जो मास थी, जो इंडिया की आवाम थी, वो अपने छिपे हुए डिसकंटेंट को, अपने दबे हुए डिसकंटेंट को ईगरली एक्सप्रेस करना चाहती थी। तो गांधी जी ने उस समय इंडिया का नर्व्स पढ़ा, कांग्रेस की नर्व्स पड़ी, और पूरे कांग्रेस कम्युनिटी को सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन बेसिस ऑफ खिलाफत इशू एंड पंजाब रॉन्ग्स स्टार्ट करने के लिए कन्विंस कर दिया गया।
आगे हम देखेंगे कि मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सर्वर्स होता है। ट्रीटी ऑफ सर्वर्स के तहत ऑटोमन अम्पायर या टर्किश अम्पायर फ्रांस, यूके और इटली को दे दी जाती है। उसके मेजर चंक को इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है इलाहाबाद में, जिसमें लोगों को बॉयकॉट करने को कहा गया था, स्कूल, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स। और 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली लॉन्च की जाती है। अगले महीना सितंबर में कलकत्ता सेशन जो होता है कांग्रेस का, उसमें नॉन कॉपरेशन को अप्रूव कर दिया जाता है टिल पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वेर रिमूव्ड एंड स्वराज वॉज इस्टेब्लिश्ड। आगे हम देखेंगे कि दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में मेजर चेंजेस किए जाते हैं। कांग्रेस की बेसिक स्ट्रैटेजी जो अब तक रही है टू अचीव सेल्फ गवर्नेंस, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तहत रही थी, लेकिन कांग्रेस के लोग अब स्वराज को थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स से अचीव करना चाहते थे। इसी सेशन में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की गई और इसमें एंट्री फीस 4 आना रखा गया। उस समय के जो लीडर्स थे जैसे जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और वो बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल बेहतर उपाय होगा सेल्फ गवर्नेंस को अचीव करने का। वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो सेकंड आईसीएस थे, पहले आईसीएस मैंने आपको बताया था सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, और पहले इंडियन जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आएंगे आफ्टर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, वो है आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कांग्रेस के इस स्ट्रैटेजी से आहत होकर के लिबरल फेडरेशन की स्थापना करेंगे। कांग्रेस नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स ऑल ओवर इंडिया का टूर करते हैं। इसी मूवमेंट के टाइम 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ देते हैं और वो नेशनल स्कूल और नेशनल कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। उस समय प्रोमिनेंट लॉयर्स जो अपने जॉब को छोड़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ बॉयकॉट, उसमें रहेंगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद। ये सारे अपने जॉब को छोड़ देते हैं। मास लेवल पे फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया जाएगा। इससे ब्रिटिश इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगी और इंपोर्ट काफ़ी घट जाएगा। इसी बर्निंग ऑफ क्लोथ को रविंद्रनाथ टैगोर रूथलेस वेस्टेज भी कहते हैं। यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है कि जुलाई 1921 को अली ब्रदर्स उस समय इन ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे सारे मुस्लिम को आग्रह करेंगे कि वो रिज़ाइन कर दे, और ऐसा वो करते भी हैं। लोकल लेवल पे भी कई स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे अवध किसान मूवमेंट यूपी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसके लीडर होंगे बाबा रामचंद्र। एकम मूवमेंट भी यूपी में स्टार्ट होगा जिसके लीडर होंगे मदारी पासी, और मोल्पा रिवॉल्ट स्टार्ट होगा मालाबार के रीजन में, इसके लीडर होंगे अली मुस्लियार। हम देखेंगे कि ब्रिटिश उस समय चारों ओर से घिरा जाती है। गवर्नमेंट फिर इस पे रिस्पॉन्ड करेगी। उस समय के वॉइसरॉय, रीडिंग और गांधी के बीच में बातचीत होगी, जो कि मई 1921 में आते आते एक फेलियर साबित होती है। यहाँ रीडिंग अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और गांधी और अली ब्रदर्स में ड्रिफ्ट लाने की कोशिश करेंगे। रीडिंग ये चाहेंगे कि गांधी जी अली ब्रदर्स के वायलेंट स्पीचेस को रिमूव कर दें। ये दरअसल एक ट्रैप बिछाया गया था टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड खिलाफत लीडर्स। जब रीडिंग और गांधी जी के बीच में टॉक सक्सेसफुल नहीं होती है तो गवर्नमेंट वही अपने सप्रेशन पॉलिसी पे उतर जाएगी। वो पब्लिक मीटिंग को बैन कर देगी, प्रेस को कंट्रोल किया जाएगा और गांधी जी प्लस मोस्ट ऑफ द लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं। गांधी जी के अरेस्ट के बाद यह मूवमेंट फिर से एक बार लीडरलेस हो जाएगा और अहमदाबाद के 1921 के सेशन में इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट हकीम अजमल खान होंगे और इसे प्रिसाइड एक्चुअली सी आर दास करेंगे, जो कि उस समय जेल में होंगे। और यहीं से गांधी जी को लीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जहां 1 फरवरी 1922 को गांधी जी अंग्रेजों को धमकाते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम बारडोली गुजरात, अगर उनकी 2 बातों को नहीं माना गया। पहला कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दें और दूसरा प्रेस पे लगाए गए कंट्रोल्स को हटा दें। अगर ये दोनों बात गवर्नमेंट नहीं मानती है तो गांधी जी अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे फ्रॉम बारडोली। स्वाभाविक सी बात है गांधी जी के इस डिमांड को ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं माना जाएगा, लेकिन तभी हम बीच में देखेंगे कि चौरी चौरा नामक एक इंपॉर्टेंट इवेंट अकर हो जाता है यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस स्टेशन में 22 ब्रिटिश पुलिसमैन के साथ इस पुलिस स्टेशन को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाएगा बाई इंडियंस। ये गांधी जी के नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट था और इसका रिएक्शन फिर हमें देखने को मिलेगा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती है बारडोली में और डिसाइड करती है कि वो सारे एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगी और वो अब कंस्ट्रक्टिव वर्क पर जाएगी। गांधी जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उनका काम करने का एक तरीका है ट्रूस, स्ट्रगल, ट्रूस। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उसके बाद और उसके पहले आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करके या शांति अपना करके अपने रणनीति और अपने आप को मजबूत कीजिए। तो ये गांधी जी का बेसिक काम करने का फंडा था। इसीलिए इस वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने का फैसला लेती है। उस समय के कंस्ट्रक्टिव वर्क में इंक्लूड होता है खादी का मैन्युफैक्चरिंग बाई वीर एंड चरखा और दूसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना। जब कांग्रेस फॉर्मली बारडोली में
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेती है, जिसे बारडोली रिट्रीट भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट इसे अपॉर्चुनिटी देखती है और मार्च 1922 में गांधी जी को जेल भेज देती है 6 सालों के लिए। गांधी जी के जेल जाने के बाद इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा और उस समय हम देखेंगे कि एचआरए जैसे इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन की जाती है, जहां काकोरी ट्रेन केस देखा जाएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस देखा जाएगा, जहां जेम्स स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाएगी, जो एसपी ऑफ लाहौर होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि असेंबली में बॉम्ब केस होगा, असेंबली बॉम्ब केस। ये सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में सेपरेट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में, आप उसे जा करके देखिए। ये सब के बाद हम देखते हैं कि क्या रीज़न रहे थे गांधी जी को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत अच्छे मास लेवल पे लोगों को इंगेज करके रखा था, उसे वापस लेने का। पहला रीज़न था कि लोग उस समय मेथड ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को नहीं जानते थे, इस तरीके से वो वाकिफ़ नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि आप नॉन वायलेंस का यूज़ कभी नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही आप नॉन वायलेंस का यूज़ करेंगे तो ब्रिटिशर्स अपने आर्म पावर का यूज़ करके उस मूवमेंट को सप्रेस कर देंगे। गांधी जी ने यह सेंस कर लिया था कि लोग थक गए हैं, और ये अमूमन देखा जाता है कि कोई भी आप हाई पिच पे किसी भी मूवमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींच सकते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क था। गांधी जी ने देखा कि गवर्नमेंट नेगोशिएशन के कोई भी मूड में नहीं है, वो नेगोशिएशन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने देखा कि जब एक तरफ लोग थक भी रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपने जगह पे एडमेंट है, जिद्दी है, तो इसी का बेस्ट सोल्यूशन मानते हुए गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया, ताकि उनकी भी नाक ऊंची रहे और गवर्नमेंट को ये मैसेज भी ना जाए कि वो गवर्नमेंट से डर गई है। नेक्स्ट, जो इस नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट करने के पीछे मेन जो खिलाफत लीडर्स थे, उनका इशू डिसिपेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नवंबर 1922 में टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, वो टर्की को एक सेक्युलर स्टेट बना देते हैं और 1924 में खलीफा के पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए अब मुस्लिमों के लिए इस मूवमेंट में कुछ रह नहीं गया था और वो इस मूवमेंट से धीरे धीरे अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। बारडोली रिट्रीट के बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस में फिर से दो ग्रुप बन जाते हैं। पहला ग्रुप नो चेंजर्स का बनता है और दूसरा प्रो चेंजर्स का। नो चेंजर्स काउंसिल को बॉयकॉट करना चाहते थे, जो उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहाँ पे वो बॉयकॉट करना चाहते थे। इस नॉन चेंजर्स होंगे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होंगे उस समय, वो वल्लभ भाई पटेल होंगे, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रो चेंजर्स होंगे वो काउंसिल एंट्री के स्कीम को सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि हमें काउंसिल के अंदर जा करके कांग्रेस के हर एक एक्टिविटी को रोकना चाहिए और ऐसा हर्डल क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी रॉन्ग बिल या गलत कानून पास ना किया जाए। इसके फेवर में उस समय मोतीलाल नेहरू और सियार दास रहेंगे। कांग्रेस के गया सेशन, जो कि दिसंबर 1922 में होगा, वहाँ पे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास कांग्रेस के फ्रैटर्निटी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को और अपने आइडियोलॉजी को, लेकिन वहाँ किसी को भी कन्विंस होता हुआ ना देख वो कांग्रेस से फाइनली रिजाइन कर देंगे और 1 जनवरी को स्वराज पार्टी को फॉर्मली पिक्चर में लाएंगे और ऐसे स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। उस समय जो माहौल चल रहा था, 1907 में वे कांग्रेस स्प्लिट की बातें याद आने लगी, जहां कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट होकर रह गया था, जिसके बाद से 1916 तक कोई भी मेजर रिफॉर्म नहीं लाया जा सका था। दोनों प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि यूनिटी की बेहद ज़रूरत है। तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स को ये पता चल गया था कि मास मूवमेंट आउटसाइड लेजिस्लेचर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ताकि वो किसी भी डिमांड को फुलफिल करा सकें। गांधी जी, जिन्हें मार्च 1922 में जेल भेज दिया गया था, उन्हें फरवरी 1924 में रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इशू। जब ब्रिटिशर्स गांधी जी को जेल से रिलीज करेगी तो गांधी जी ये एक्सपेक्ट करेगी कि गांधी जी स्वराजिस्ट को डिनाउंस करें या उन्हें उनका समर्थन नहीं करें, लेकिन गांधी जी ब्रिटिश के इस एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध कभी भी स्वराजिस्ट को डिनाउंस नहीं करते हैं, बल्कि उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। गांधी जी का मानना था कि जो काउंसिल एंट्री का प्रोग्राम है वो गलत है, वो अंदर से इसका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे सामने नहीं प्रकट होने दिया, बल्कि उस समय के जो स्वराजिस्ट लीडर थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, उनका सपोर्ट करते हैं और उनके बारे में ओपन स्टेटमेंट देते हैं कि दे आर मोस्ट वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स। ये समझ गए थे कि अगर स्वराजिस्ट इस पॉइंट पे विड्रॉ करते हैं तो ये काफ़ी डिजास्टर्स होगा और वो अंग्रेजों द्वारा मिसअंडरस्टूड किया जाएगा कि ये साइंस ऑफ वीकनेस है विद इन द कांग्रेस। इसलिए गांधी जी अंतर्मन से तो इसे अपोज करते थे, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी भी उन्होंने अपोज नहीं किया था। ब्रिटिशर्स अपने इस कूटनीति को फेल होता हुआ देख स्वराजिस्ट पे फुल अटैक करेंगे इन बंगाल। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रेड किया जाएगा। महात्मा गांधी उस समय भी स्वराजिस्ट के साथ खड़े होते हैं और वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं बिफोर स्वराजिस्ट, ताकि कांग्रेस के अंदर भाईचारा और यूनिटी बना रहे। इसीलिए हम देखेंगे कि एट बेलगाम सेशन, जहाँ महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट चुना जाएगा, इस सेशन में गांधी जी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, जहां वो बताएंगे कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट है और वो कांग्रेस के बिहाफ पे ही काम कर रही है। इस तरह गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि वो स्वराजिस्ट को डिनाउंस करेंगे, और दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ उन्होंने जो स्प्लिट होने पे कांग्रेस आ गई थी उसे भी सेव कर लिया और स्वराजिस्ट को अपना ही एक इंटीग्रल पार्ट कहा। तो ये गांधी जी का प्योर विजडम है और इसीलिए गांधी जी हमेशा हर एक पॉइंट पे सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट स्ट्रैटेजी और राइट वर्ड्स का यूज़ करके हमेशा यूनिटी पाने में सक्सेसफुल रहते हैं। अगर स्वराजिस्ट की अचीवमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 सीट जिस पे वो फाइट करते हैं उसमें 42 में उन्हें जीत प्राप्त होती है और वो सेंट्रल प्रोविंस में क्लियर मेजॉरिटी के रूप में उभर करके आते हैं। तो ये था 1919 से लेकर के 1924 से 1926 तक यहाँ स्वराजिस्ट मूवमेंट को कंक्लूड कर दिया जाता है। इस फेज़ को मैंने आपको टाइमलाइन के साथ और बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ाया है। अब अगले वीडियो में हम 1926 से लेकर के 1930 जिसमें आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन और फिर मैं इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यूपीएससी और वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम की कर रहे हैं, क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है और इस इवॉल्विंग पैटर्न के साथ सक्सेस पाने के लिए हम अपने आप को भी इवॉल्व करेंगे और बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, जहां मैं आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।